मैं देखना चाहता था कितना दम है लड़के में। और आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं उठाया, आपने इस देश का, हिंदुस्तान का तिरंगा उठाकर चला। आप सबके हो, किसी एक जात के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं, किसी एक भाषा के नहीं, आप सबके हो, आप हिंदुस्तान के हो। किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, कारीगरों से मिले, आदिवासी, दलित भाइयों बहनों से मिले, हर धर्म के लोगों से मिले। और सिर्फ मिले नहीं, घंटों बातचीत की और आपकी बात सुनी। मैंने आपसे कहा कि इन सड़कों पे चलने के बाद मुझे खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि मैंने आपके स्पिरिट को, आपकी आत्मा को अपनी आंखों से देखा कि तेलंगाना के इतने लोगों से बातचीत कर पाया, हाथ मिला पाया, गले लग पाया। साल दुख हो रहा है कि आज हम तेलंगाना को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। तेलंगाना क्या है और क्या नहीं है वो समझने को मिला, और ये आप सब लोगों की आंखों में दिखता है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। कुछ दिन पहले हम चल रहे थे, मैंने पीछे से अपनी आंख से देखा छोटा सा बच्चा अंदर आने की कोशिश कर रहा था। काफी भीड़ थी, मैं सोच रहा था इस बेचारे को चोट ना लग जाए, मगर मैंने कुछ किया नहीं, बुलाया नहीं। क्या ये एक दो धक्के खा के भाग जाएगा या फिर ये कोशिश करेगा? एक प्रकार से मैंने उसका टेस्ट लेने की कोशिश की। 2-3 बार उसने कोशिश की, फिर पुलिस वाले ने उसको जोरों से धकेला, वो नीचे गिर गया और फिर गायब हो गया। मैंने कहा देखो, एक धक्का लग गया, डर गया, भाग गया। 5 मिनट बाद मैंने उसी चेहरे को सामने देखा, वो वापस आ गया। इस साइड फेल हुआ, धक्का लगा, छोटा सा बच्चा, उसको मारा, गिरा दिया, सड़क पे गिरा, छिल गया होगा। 2 मिनट के चला गया, दूसरी साइड से फंसा। मैंने कहा थोड़ा और इसको टेस्ट करता हूं। वहां धक्का मुक्की चल रही थी, चलता गया। అక్కడ నూకులాట జరిగినా తొక్కిసలాట జరిగినా ఆ పిల్లవాడు ముందుకు పోతూనే ఉన్నాడు. फिर से पुलिस वाले ने उसका धक्का दिया, పోలీసులు మళ్ళీ అతను నూకేశారు, फिर से మళ్ళీ పడ్డాడు, गायब हो गया। దెబ్బ తాకింది. मैंने कहा इस बार तो घर चला गया। మరి ఇప్పుడైతే వెళ్ళిపోతానని నేను అనుకున్నా. 4-5 मिनट बाद इस साइड आया। మరి అదే పిల్లవాడు మరి ఇటు దెబ్బ తాకిన ఆయన మరి ఇటు వేరే దిక్కు నుంచి మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చాడు. और फिर जादू से, पता नहीं कैसे, मेरे साइड पे आ गया। मेरे साथ एक लड़का काम करता है, उसने मुझे कहा ये बहुत कोशिश कर रहा था, उधर से इसने ट्राई की, बात नहीं बनी, इधर से ट्राई की, बात नहीं बनी, इधर से ट्राई की, बात नहीं बनी, फिर अंदर आ गया। फिर मेरे पास आता है, मेरे साथ चलता है, कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगा नहीं, बस चल रहा था। बड़ी, मैं कहूं डिग्निटी के साथ, पीठ सीधी रख के चल रहा था। मैंने सोचा ये अपने पिता के साथ आया होगा। मैंने कहा पापा कहां हैं? कहते हैं पापा आ नहीं पाए, आना चाहते थे, आ नहीं पाए, घर में हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाए? कहता है थोड़ा सा बुखार है। मैंने कहा तुम यहां अकेले आ गए? कहता हाँ मैं अकेला आया। मैंने कहा चलो पापा से फोन मिलाओ, तो पापा को फोन मिलाता है, वह తండ్రి की फोन లో కలిపిండు। और फिर पापा का चेहरा मैंने देखा, पापा को डेंगू था और बेटे के दिल में डर था। పిల్లవాడి మనసులో కూడా చాలా బాధ ఉన్నది। मैंने पूछा अस्पताल ले गए? నేను అడిగినా హాస్పిటల్ తీసుకుపోయినావా? उसने जवाब नहीं दिया, चुप हो गया, జస్ట్ నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాడు। मैंने पिता को नमस्ते की, अपने लोगों से कहा चेक करवाएं, अस्पताल भेजने की कोशिश करें। నేను अब आप देखो, ये है तेलंगाना की आवाज। पहली बार दबा दिया, कहीं और से निकलेगी। ఒకసారి దెబ్బ తాకితే మరోసారి మళ్ళీ ప్రయత్నం మొదలు పెట్టిండు। उधर दब गई तो इधर से निकलेगी, అటు దెబ్బ తగిలితే మళ్ళీ వేరే దిక్కు నుంచి నా और దిక్కు इधर दब गई तो फिर इधर से निकलेगी। ఉందని చెప్పి तेलंगाना की आवाज सुननी ही पड़ती है, इसको दबाया नहीं जा सकता। और ऐसे ही मैंने आपको एक उदाहरण दिया, बच्चे का उदाहरण दिया, मैं आपको किसान का उदाहरण दे सकता हूं, मैं आपको मजदूर का उदाहरण दे सकता हूं, आदिवासी माता का उदाहरण दे सकता हूं, दलित महिला का उदाहरण दे सकता हूं। सब ऐसे ही हैं, कोई पीछे नहीं हटता। మరి అందరూ కూడా తెలంగాణలో అదే విధంగా ఉంటారు, ఎవరు వెనక్కి పోరు।
तो ये आप पूरे देश को सिखा सकते हो। ఇది మీరు ఇక్కడి నుంచి మొత్తం దేశానికి నేర్పించే శక్తి మీకుందని చెప్పి देश आपसे सीख सकता है। मगर यहां पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उस बच्चे का पिता अस्पताल क्यों नहीं जा सकता? उसको कौन रोक रहा है? ఎవరు ఆపిండు? उसको कौन सी शक्ति रोक रही है? सारे के सारे अस्पताल तेलंगाना में प्राइवेटाइज कर दिए। वही लड़का अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहे, अगर इंजीनियरिंग करना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, उसे लाखों रुपए देने पड़ेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि उसके घर में लाखों रुपए है ही नहीं। कुछ भी हो जाए वो लाखों रुपए शिक्षा के लिए नहीं दे सकता है, और अगर देगा तो कर्जा लेके देगा। ये हालत है तेलंगाना की। ఇది తెలంగాణలో ఉన్న పరిస్థితి। किसी भी युवा से पूछो, आपको कहेंगे कि शिक्षा के पूरे सिस्टम को तेलंगाना की सरकार ने खत्म कर दिया है, बेच दिया है। और जो आपने सपना देखा था, जो उस बच्चे ने सपना देखा था, उस सपने को आपकी ही सरकार ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। मैं दलितों से, आदिवासियों से मिला। నేను దళితులతోని గిరిజనులతోని కలవడం జరిగింది। इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको जमीन दी थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने हमें जमीन दी। उसके बाद यूपीए की सरकार ने उनको ट्राइबल बिल दिया। उस बिल को आपकी सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही, फाइल को बंद करके दराज में रख दिया है, और उल्टा आपकी जमीन हर रोज आपसे छीनी जा रही है। और आपकी जमीन का अधिकार जो आपकी है, उसका अधिकार आपको नहीं मिलता। मैं आपको स्टेज से सीधा कह रहा हूं, इस प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आपकी जमीन का हक, आपकी जमीन आपके हवाले कर दी जाएगी। जैसे इस पदयात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, आपकी जमीन आपको वापस देने से कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। और किसानों से बात करो, सारे के सारे किसान कहते हैं हमें सही दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। एक किसान ने मुझे नहीं कहा मैं खुश हूं। किसी भी किसान, कोई भी किसान प्रॉफिट में नहीं है। तेलंगाना में एक नहीं मिलेगा आपको। నేను తెలంగాణలో కలిసి हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आप याद कीजिए, हमने आपका कर्जा माफ किया था 72,000 करोड़। तेलंगाना के किसान, आप अच्छी तरह सुन लो, यहां पे जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आपका कर्जा माफ होने वाला है। और अगर आप दाम देखना चाहते हो, एमएसपी देखना चाहते हो, रेवंत रेड्डी जी के पास लिस्ट है, क्या दाम आपको मिलने वाला है, वो लिस्ट उनसे दे लो। आप उससे 1 रुपया कम नहीं। यहां पे सुबह आपके चीफ मिनिस्टर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का पैसा देखते हैं, रीशेड्यूल करते हैं, ఆ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుని రీషెడ్యూల్ రీడిజైన్ చేస్తుంటారు। और रात को, शाम को कंप्यूटर पे धरनी पोर्टल खोलते हैं, कहां से कितना पैसा मिल रहा है वो देखते हैं। कौन से किसान, कौन से दलित, कौन से आदिवासी से जमीन छीनी जा रही है, पूरी पूरी लिस्ट उनके पास। इससे तेलंगाना को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे तेलंगाना के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है। चुने हुए लोगों की सरकार चल रही है और पूरा का पूरा फायदा 5-10 लोगों को मिल रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। लोकसभा में बैठता हूं, कोई भी बिल नरेंद्र मोदी जी लाते हैं, पूरा का पूरा समर्थन टीआरएस देती है। जब किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, टीआरएस ने अपना पूरा समर्थन दिया। सारे के सारे विपक्ष की पार्टियों ने बिल के खिलाफ खड़े हो गए, टीआरएस मोदी जी के साथ। तो दोनों एक साथ काम करते हैं, ये आप भूलिए मत। काम क्या है? काम है गरीबों से उनका पूरा धन, किसानों से, मजदूरों से जो उनका है, वो छीन कर 3-4 मित्रों को देने का काम है। इधर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और धरनी पोर्टल, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के पूरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने में लगे हैं। बीएचईएल, रेलवेज, जहां भी पब्लिक सेक्टर देखते हैं वहां प्राइवेटाइज करने की कोशिश करते हैं। और फिर 2 काम इन्होंने किए जिसने हिंदुस्तान की जो रोजगार बनाने की रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई। रोजगार किसान देता है, छोटा व्यापारी देता है, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाने वाले लोग देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की,
गलत जीएसटी लागू की और इन सब को खत्म कर दिया। आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता, पब्लिक सेक्टर में नहीं मिल सकता, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल सकता। इससे पूरे देश में डर फैल रहा है। किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, कर्जा माफ नहीं होता, उनके दिल में डर पैदा होता है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाता है तो पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं उनके दिल में डर पैदा होता है। प्रभुत्व ये जानबूझ के देश में डर फैलाते हैं। इनकी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज हैं। नोटबंदी, जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन, और फिर ये लोग डर को नफरत में बदलने का काम करते हैं, नफरत और हिंसा फैलाते हैं। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, डर के खिलाफ, భయాందోళనకు వ్యతిరేకంగా ఈ యాత్ర చేస్తున్నారు। नोटबंदी, जीएसटी जैसी पॉलिसियों के खिलाफ, किसान के जो काले कानून है उनके खिलाफ చేస్తున్నాను। और आपको यह बात दिख रही है कि हिंदुस्तान में भय, नफरत फैलाई जा रही है। फायदा आपको नहीं हो रहा, फायदा किसान को नहीं हो रहा, मजदूर को नहीं हो रहा, युवा को नहीं हो रहा, फायदा सिर्फ 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। यात्रा में आपने हमें प्यार दिया, अपनी शक्ति दी। जहां भी हम गए लाखों लोगों ने अपनी शक्ति यात्रा को दी। इसके लिए मैं आपको और पूरी कांग्रेस पार्टी आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती है। से बात करके, आपसे मिलकर हम सबको बहुत सीखने को मिला। आपके सामने जो मुश्किलें हैं वो हम समझ पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो स्पिरिट है, आपकी जो आत्मा है, उसको देखकर बहुत सीखने को मिला और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।